ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक कहानी है। हर दिन भी एक कहानी है, हर पल भी एक कहानी है, बल्कि हर पल में कई कहानियां हैं। अपनी पलकों को एक क्षण में आसमान तक ले जाने से लेकर धरती पर उसी पल वापस ले जाने तक में असंख्य नज़ारे छुपे होते हैं। हर नज़ारे की अपनी कहानी है। 60 के बाद के लगभग सभी कथाकारों ने इन नज़ारों को पूरे वैभव के साथ देखा है और हर लम्हे को हूबहू कागज़ पर उतारा है। नई कहानी इसी वैभव का दूसरा नाम है, जिसने अपने समय से अब तक कई धरातल तय किए हैं। साहित्यिकी के आरंभ में आइए सुनते हैं परिचर्चा, नई कहानी, नए धरातल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कथाकार श्रीमती ममता कालिया, वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम और वरिष्ठ लेखिका, कथाकार और कवयित्री डॉक्टर अनीता वर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अनीता वर्मा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। डॉक्टर ममता कालिया एक ऐसा नाम, हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनकी उपस्थिति 7वें दशक से आज तक निरंतर बनी हुई है और लगभग आधी सदी के कालखंड में उन्होंने 200 से भी अधिक कहानियों की रचना की है। आज स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराम। उनका हिंदी कहानी का सफर बहुत लंबा है। देश और दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं की कथाओं का अनुवाद कर और विश्व लघु कथा कोश, भारतीय लघु कथा कोश, मानक हिंदी लघु कथा कोश, 20वीं सदी की लघु कथाएं और प्रेमचंद रचनावली के अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा जो सबके लिए एक संदर्भ बन सकता है। स्टूडियो में आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। नई कहानी यानी कि वर्तमान नई कहानी जो कमलेश्वर जी से आरंभ हुई नई कहानी एक विधा और एक काल, एक इरा थी वो। और आज हम बात कर रहे हैं युवा लेखकों की, या जो नए लेखक हैं वो नई कहानी के रूप में किस तरह से काम कर रहे हैं कि नए कहानीकार, नए सरोकार, नए विषय और नई चिंताओं के नव बिंदु। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर बाजारवाद, वैश्वीकरण ये छाए हुए हैं और उसके कारण उनकी कहानियों की विषय वस्तु बदल रही है। इस तरह के लेखन को आप किस रूप में लेती हैं? देखिए अनीता, आपके इस प्रारंभिक कथन में ही ये बात सम्मिलित है कि कहानी ने वाकई में विकास और प्रगति का एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। नई कहानी का जो नाम है 6ठे दशक में राजेंद्र यादव और मोहन राकेश कमलेश्वर जी, ये तीन त्रयी जो थी, तीन लेखकों की त्रयी, इन्होंने इस नारे को बुलंद किया था। जबकि नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने दिया था। अच्छा। और मूलतः वो कवि थे, गजलकार थे, कवि थे। लेकिन नई कहानी नाम चिपक गया और लोगों को बहुत अपील किया। उसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई। कथ्य बहुत ही उनका उर्वर हुआ करता था और उन्होंने हमें कहानी के शक्ति बिंदुओं से परिचित कराया। उसके बाद से आप देखिए करीब 70-75 साल कहानी आगे चली। बिल्कुल। और उसमें समय समय पर कितने बदलाव आए। क्योंकि जैसे जैसे देखिए समाज प्रगति करता है वैसे वैसे साहित्य भी प्रगति करता है। जाहिर बात है, परिवेश से ही कहानी लिखी और वो परिवर्तन भी आते हैं उसमें। बिल्कुल। तो जब समाज में परिवर्तन आए और कितनी बार तो मोहभंग हुआ, 7वें दशक में मोहभंग की कहानियां लिखी गई। बिल्कुल। क्योंकि 7वें दशक तक आते आते जो आजादी के समय सपने देखे थे नौजवानों ने, वो सपने धीरे धीरे खंडित होने लगे। लोगों को लगा उनके पास रोजगार नहीं है। मतलब वो समस्या आज भी है और वो समस्या तब भी थी। तब उन्होंने मोहभंग की कहानियां लिखी और तब अकहानी ने जन्म लिया, सचेतन कहानी ने जन्म लिया, तरह समानांतर कहानी ने जन्म लिया। तो कहानी की विधाएं, कहानी के तरीके बहुत बदलते चले गए। इसीलिए हम कहते हैं नई कहानी नए धरातल। हर बार स्तर उसका बदलता चला क्योंकि हमारे यहाँ क्राइसिस के बिंदु, संकट के बिंदु जो है वो अलग अलग विकसित हुए। और अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आपने ये भी देखा होगा कि कहानी अपना चोला बदलती चली जाती है। क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो चीज फॉर्मूला बन जाती है। आज अगर आप स्त्री के संतरास की कहानी लिखोगे ना, लोग कहेंगे क्या रोने धोने की कहानी है। आज नहीं सुनना चाहता कोई भी। एक जमाना था जब लोग कहानी पढ़कर टप टप आंसू बहाते थे। राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी की याद कहानी पढ़ो तो रात भर नींद नहीं आती थी। और आज हालत ये है कि स्त्री अगर लिखती है
अगर आप प्रज्ञा रोहिणी की कहानी पढ़ते हैं, मन्नत टेलर्स, तो आपको पता चलता है कि वो बात गई कि एक आदमी, छोटी सी दुकान है उसकी दर्जी की, उसमें वो कारीगर भी है, मालिक भी है, पैसे लेने वाला भी है, सब कुछ है। जब आप 30-40 साल बाद उसके यहाँ जा रहे हैं, आप सोचेंगे अब तो वो भीख मांग रहा होगा, अब तो वो बिल्कुल फटे हाल होगा। नहीं, उसके पोतों ने समृद्ध दुकान बना ली है जी, बहुत बड़ी उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो गई है। यानी परिवर्तन ऐसे भी होता है, बिल्कुल, क्योंकि समय बदल गया, समय बदला और कहानी परिवेश से जुड़ी होती है। जी। कहानी में एक ऐसा परिवर्तन आया है जो परिवेश से जुड़ा है, जो बाजारवाद से जुड़ा है, जो वैश्वीकरण से जुड़ा है। आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं, भाषा की शुद्धता की बात करें तो उन्होंने भाषा के अपने एक नए संदर्भ तैयार किए हैं। भाषा में एक नए तरह का बदलाव आया है और वो भाषा बाजारवाद से जुड़ी है। तो इस विषय में आपकी राय क्या है? देखिए, जिन स्थितियों में नई कहानी एक आंदोलन के रूप में शुरू की गई जी, तो उसमें नयापन तो उन्हें लाना ही था, बताना ही था, दिखाना ही था कि उनकी कहानी पुरानी कहानी से अलग है। लेकिन गौर करें कि गुलेरी की कहानी, उसने कहा था जी, कितने बरस हो, उस कहानी को आप हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। तो समय को कहानी व्यक्त करती जरूर है, मगर कालजयी कहानी लाने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ता है कि कहानियां कालजयी हो पाती हैं। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि राजेंद्र यादव या कमलेश्वर, मोहन राकेश के पास फिर भी 2-4 कहानियां हैं जिन्हें हम कह सकते हैं ये कालजयी कहानियां हैं। लेकिन कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की कहानियों में कालजयी कहानियां तलाशें तो ढूंढते रह जाओ जी। तो अमूमन आरोप लगता है कि इन 3 लोगों ने साहित्य की सत्ता कायम करने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और ये सच भी है कि कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने आजीवन एक सत्ता हासिल की थी और वो सत्ता उन्होंने बनाए रखी। दूसरे लोगों को वो स्थान हासिल नहीं हो सका। बाद के कितने ही नए नए लोग आए, लेकिन कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की सत्ता जैसी उन्होंने कायम की। तो ये एक आंदोलन हिंदी कहानी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका ढिंढोरा पीटा गया जी। मैं वर्तमान कहानी पर आती हूँ। आज के समय की नए लेखकों की कहानी पर हम आते हैं। उस इरा से गुजरते हुए अब हम इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो कालजयी कहानियां थी। वो कालजयी कहानियां इसलिए भी थी कि उसमें संवेदनाओं का स्तर विस्तार से विस्तृत था। उसमें प्रेम की परिभाषा अलग थी, उनका भाष्य अलग था, उसमें यथार्थ का खुरदरापन दिखता था। लेकिन वर्तमान लेखकों की कहानियों में मार्केटिंग का एक पैकेजिंग करके हमारे सामने आ रहा है और एक नया तरीका भी आरंभ हुआ है कि प्री बुकिंग। दिमाग में यही रहता है कि बेस्ट सेलर हमारी किताब होनी चाहिए और प्री बुकिंग होनी चाहिए। और बहुत से लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि प्री बुकिंग बहुत अच्छी संख्या में हो रही है। तो अब जो कहानियां लिखी जा रही हैं उसमें चूंकि लिखने वाले लोग एक ऐसी दुनिया से जुड़े हैं जो इंटरनेट की दुनिया है, जो साइंस की दुनिया है, तो उनकी कहानी में मार्केटिंग यानी कि व्यवसाय सबसे ज्यादा है। तो इस संदर्भ में आपकी बेबाक राय मैं चाहती हूँ। अब देखिए, आपने यहाँ पर 2 चीजें अनीता मिला दी जी। एक तो आप आ गए इस पर कि कहानी के प्री बुकिंग और कहानी के व्यावसायिक पक्ष पर आ गए जी जी। और दूसरी ये कि क्या लेखक के दिमाग में ये चौकटा है। शायद आपके पास यही अगली कड़ी सवाल की यही है जी कि क्या लेखक के दिमाग में भी ये चौकटा है। हाँ। तो ये चौकटा होने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि देखिए समय आज बहुत पेचीदा हो गया है। आज आप एक कोने में बैठकर लिखते रहिए स्वांत सुखाए, तो कोई आपकी कहानी का नाम लेवा नहीं होगा जी, आप तक कोई पहुंचेगा नहीं। हालत ये है कि अपनी कहानी के बारे में छोटे छोटे टुकड़े में लेखक देता है जी कि ये मेरी लिखी जा रही कहानी का एक पैराग्राफ है। उसको संपादक अगर पढ़ ले और कह दे, जिज्ञासा दिखा दे कि हाँ भाई क्या कहानी है बताओ, तो लेखक तो बड़ा अच्छा खुश हो जाएगा, क्योंकि जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया कि उस कहानी को कोई पूछने वाला है। तो देखिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया वाकई में उसी से जो आपने कहा था बाजारवाद से भी जुड़ गई जी, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे हैं आज का परिवेश अलग है, आज के परिवेश के दबाव अलग है और उसमें नई पौध जो आ गई है कहानी लिखने वालों की,
वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो विस्तार में जाना चाहते हैं। वो कहानी का वितान बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सारे जो मुद्दे हैं जो जीवन में इधर उधर हमें परेशान कर रहे हैं, जिनको लेकर जीवन इतना जटिल हो गया है जी, जिसमें बाजार भी एक चीज है और घर का भी पेचीदापन है। घर बिखरे जा रहा है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हाँ। माता पिता अलग है, घर में कोई नहीं होता, सिर्फ ताला लटका रहता है जी। रात में सब लोग घर पहुंचते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद सो जाते हैं, दूसरी अगली सुबह फिर निकल जाते हैं। तो आप ये देखिए जो विघटन है वो सब तरफ से हो रहा है, और कहानी में उसका चित्रण अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। चंदन पांडे की कहानी चोट आपके भी दिमाग में वही है, मेरे दिमाग में वही चल रही थी। वो देखिए कुछ नहीं है, वो केवल ये है कि उसे लगा कि उसकी तस्वीर के ऊपर चोट पहुंची जूते की, और इस पर एक्शन ले लिया गया कि भाई तुम तो टॉर्चर कर रहे हो, हाँ। तुमने हमारा अपमान कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है ये कि आज आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया के ऊपर हावी हो गई है, हाँ। और रचना में भी ये सारी चीजें आ रही है। अभी देखिए बहुत प्यारी कहानी गीताश्री की है, स्वप्न भंग जी। अब स्वप्न भंग में जब वो मजदूर अपनी पत्नी को उठाता है कि उठ जरा जल्दी उठ सबरी, हाँ। तो वो बड़ी झुंझला जाती है। वो कहती है उस समय सपना देख रही है कि वो जलेबी खा रही है, हाँ। तो उसने कहा ये ससुरा जीवन में तो जलेबी लाके देता नहीं है और सपने में भी नहीं खाने देता। तो मुझे ये बात बहुत मजेदार लगी कि सपने में भी वो जलेबी नहीं खाने दे रहा है और उसको उठा रहा है बार बार। इसी तरह उसकी एक और कहानी है मत्स्यगंधा, बहुत अच्छी। सारा उसमें स्ट्रगल दिया है, कैसे वो उनका मछुआरे हैं, जाल टूट गया, मजदूर बन गए, उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है कहती कोई बात नहीं, ये फटा हुआ जाल तो है ना, इसको चलो डालते हैं, कुछ तो मछलियां आई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जिजीविषा है, हाँ। ये लोगों की पता चल रही है आज, हाँ। इसी तरह वो एक रश्मि शर्मा एक लेखिका है जी, उसने लिखी है कहानियां कोयला खदान के मजदूरों के ऊपर। उसमें वो कहती है कि सारे मजदूर देखिए जो कोयला खदान में काम करते हैं, उनको क्या डेवलप हो जाती है बीमारी, काला फेफड़ा। उनके फेफड़े के अंदर धुआं जम जाता है, तो डॉक्टर कहता है ये ब्लैक लंग है, काला फेफड़ा है जी, और उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, अंदर राख जम जाती जी, और उसी बीमारी से मरते हैं सब। तो मतलब तो आप ये देखिए कि नया नया तथ्य आ रहा है। केवल बाजारवाद नहीं है, मैं ये कहूँगी, हाँ। जो आजकल की समस्याएं हैं, आप देखिए प्रदूषण इतना ज्यादा है, रोज हम पढ़ते हैं, हमारे फोन में लिखा जाता है AQI, आज की हवा कैसी है, बहुत विषैली, बहुत गंदी। बार बार ये लिखा हुआ आता, उसी में हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बिल्कुल उसी में से हम लोग काम पर निकल रहे हैं, चाहे किसी भी उम्र के हो। तो ये देखिए सारी चिंताएं और ये दबाव जो है, ये वैश्विक दबाव है, ये सारे विश्व के अंदर व्याप्त है, और ये कहानी में भी अपनी जगह बना रहे हैं जी। ममता जी ने कुछ नई बातें, कुछ नई कहानियां, कुछ नए लेखकों के नाम लिए। गीताश्री का एक नाम लिया, उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, और वो कहानी मछुआरों पर ही है। अच्छा, कौन सी? प्रार्थना उसका नाम है। और उसमें एक विवाहित स्त्री अपने पति से कहती कि जो तुम्हारा मूल व्यवसाय है मछली पकड़ना, वो तुमने छोड़ दिया है। हाँ, मुझे भी याद है। तो तुम्हारे साथ विवाह हो गया है, लेकिन तुम मुझे स्पर्श तब करोगे जब समुद्र में जाओ और मछली मार के लाओ। हाँ, ठीक है। जब मछली पकड़ के लाओगे और बेच के बाजार से पैसे लाओगे, तब मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी बनूंगी। अरे वाह। और जबरदस्ती उसको समुद्र में उतारती है। एक दिन जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता, उसे आता ही नहीं कुछ मछली पकड़ना, उसने व्यवसाय सीखा ही नहीं। अच्छा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन जब वो जाता है तो तूफान आ जाता है जी, और वो लापता हो गया। मैं उसमें ये अंतर बताना चाह रहा हूँ कि बदलाव क्या आया है। तो वो जब गायब हो गया, तो अब पड़ोस में दूसरा एक बच्चा था, उसकी सेवा मदद करता है, तो धीरे धीरे उसके साथ संबंध उसके जाते हैं बन। अच्छा। और 2 साल के बाद वो अचानक लौट के आ जाता है पति। अच्छा। अब उसके सामने संकट की इसके साथ संबंध मेरे बन गए हैं और पति के साथ नहीं बने, विवाह पति से हुआ है, तो क्या करे। तो सवेरे लोग देखते हैं कि वो दोनों गायब। अरे अच्छा। वो लड़की जो बाद का लड़का जिससे विवाह नहीं हुआ उसके साथ भाग गई। अच्छा। ये नई नैतिकता है, नई चीज है कि जिसके साथ संबंध बन गए जी, उसके साथ संबंध आगे जारी रखें, या
जिसके साथ विवाह हुआ है, जिससे संबंध नहीं बने, ये नैतिकता, ये गीताश्री की कहानी ये मुद्दा उठाती है। नए लोग ऐसी नई नई चीजें हमारे सामने लाते हैं, ये नई नैतिकता। अब इसमें क्या है कि जिससे विवाह हुआ, जिसको शर्त दे के उसने भेजा और बताया कि वो तूफान में बांग्लादेश चला गया और जेल में डाल दिया गया। जी। किसी को पता ही नहीं था। लौट के उसने बताया। तो अब वो रात कितनी भयावह रही होगी उस लड़की के लिए कि मैं जिसके साथ 1.5 साल से धीरे धीरे संबंध बन गए, उसके साथ निभाऊं या जिससे विवाह किया जो मेरी वजह से चला गया था, क्या करूं। ये एक इस तरह की कहानी है जिसमें नायिका द्वंद में फंसी है और उसका द्वंद उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। और लेकिन जो आगे की बात और है, जो और कहानियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, जैसे रवि बुले की कहानियां हैं, वो कस्बाई शहरों की कहानियां हैं, है ना, और वो एक कटाक से जैसे कहते हैं तीर की तरह लगती है, बिल्कुल। और लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लिखी गई हैं, जैसे जिसमें इंजीनियरिंग की बात है, जिसमें लव की बात है, जिसमें प्लेसमेंट की बात है, जिसमें अपने ऑफिस के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात है। ये कहानियां भी बहुत हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। इसमें मैं कुछ नाम आपको बता देती हूँ। सत्य व्यास का एक उपन्यास है बनारस टॉकीज, प्री बुकिंग में ही 1268 प्रतियां उसकी बिक गई थी। अच्छा, इसी तरह से अनु सिंह चौधरी की एक किताब है नीला स्कार्फ, उसकी 1500 प्रतियां प्री बुकिंग में ही बिकी। तो क्या इस तरह का कथ्य, इस तरह की भाषा, इस तरह के विषय हमारी नई कहानी जो कि आज के युवा लोग लिख रहे हैं उसको नए आयाम दे रही है। नहीं अनीता, ये देखिए, ये बिल्कुल एक अलग बात है। मुझे लगता है किताब का बिकना और दिखना जी उसके श्रेष्ठ होने की शर्त नहीं है। मैं यही जानना चाह रही थी। और मैं ये सोचती हूँ कई बार, देखिए क्या हुआ है कि कोई अच्छी कहानी है तो उसकी फोटो स्टेट कर करके उन्होंने पढ़ी है। ये हालत हुई है, ये भी हुआ है कि आपने कोई एक संस्मरण लिखा या लेख लिखा या एक कहानी कहीं छपी, अब उसका अंक नहीं मिल रहा है लेकिन लोग पढ़ना चाहते हैं, तो लोगों ने उसको किसी तरह जेरोक्स कॉपी मंगाकर उसको पढ़ा। आजकल किंडल वर्जन पढ़ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि वो भी कहीं बहुत ही श्रेय की बात है लेखक के लिए। और ये जो प्री बुकिंग वाली बात है, ये तो एक प्रकाशक के पास अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं। देखिए उनके एक रेगुलर ग्राहक संख्या होती है, उनके पास वो किताब जाती ही जाती है। और कुछ लोग होते हैं, देखिए, किताब रखने के शौकीन होते हैं, उनकी शेल्फ में किताब होती है, जरूरी नहीं कि उनके दिमाग में भी किताब हो, और याद कितना उसको रखते हैं। तो ये थोड़ा सा ये समीकरण बाजार का और पढ़ने वालों का, जो पढ़ाकू लोग हैं ना, वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, बैग बोरो और स्टील, किसी भी तरह। तो कहने का मतलब ये कि कालजयी और पॉपुलर ये बहस बेमानी है। तो ये थोड़ा सा आपको इसका विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक रचनाएं जो होती है वो एकदम से गरम पूड़ी की तरह नहीं निकलती। वो रचनाएं धीमे धीमी आंच पर पकती हैं और वो धीमे धीमे पाठकों पर असर डालती हैं। जैसे आपको बताएं, राग दरबारी उपन्यास जब निकला तो श्रीपत राय ने कहा ये महाऊब का महा उपन्यास है जी। उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दिया। पहली रिव्यू आई थी और श्रीलाल जी इतने दुखी और उदास हुए, कहने लगे लीजिए मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई। और अब देखिए उसके बाद राग दरबारी इतना पढ़ा गया, वो 20 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ और राग दरबारी एक तरह का महाकाव्य माना गया जी अपने युग का, बिल्कुल है ना, 20वीं सदी का जी। और ये कि भाई ग्रामीण शिक्षा के अंदर कितना बंटा ढार है, प्रबंधन का कितना बुरा हाल है। आज अगम बहे दरिया शिव मूर्ति का अगर आया है, उसमें भी पता चलता है कि ग्राम व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हुई। बिल्कुल, अभी ग्राम प्रधान है, पटवारी है, वही वीडियो है, सब तंग कर रहे हैं और बेचारे किसान वैसे का वैसे ही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम परिवेश की बात कर रहे थे या उनके आसपास जो है नई टेक्निक्स है, नए तरीके, यहाँ तक कि AI की दुनिया में भी घूमते और वो सब उसी तरह से लिख रहे हैं। पर उनकी शैली और उनका अनुभव, उनका पढ़ने का एक दायरा, तो उनकी शैली को लेकर, उनकी भाषा को लेकर मैं आपकी एक बेबाक टिप्पणी चाहती हूँ इस पर। ये आरोप तो हमेशा पुरानी पीढ़ी नए लोगों पे लगाती आई है कि नए लोग पढ़ते नहीं है। जब हम थे तब भी आरोप लगता था और हमारे जैसे लोग इसी उसमें लिखने की बजाय हमने अपना 10-15 साल
पढ़ने में लगा दिया। और कामतानाथ ने कहा कि इसके बस का लिखना पढ़ना है नहीं, इसे कह दो मेरे घर आया ना करे। तो पढ़ने का उस समय ये था कि पढ़ के हम आए तब हम लिखने में आए। और बच्चन जी, बहुत बात उनसे मैंने पूछी थी, एक बात बताई जो मैं जीवन भर याद रखूं। उनका मेरे पास एक अरबी कहावत है, वही मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा। कि अगर शायर बनना है, लेखक बनना है, तो 1,00,000 शेर पढ़ो तब एक लिखो। बिल्कुल। यानी अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो जो आप लिखेंगे उसमें गहराई नहीं होगी। तो जो आप कह रही हैं कि नई पीढ़ी जो सुनने में आ रहा है वो पुरानों को पढ़ती नहीं, उन्हें जरूरत भी नहीं है। उन्हें लगता है कि हम पुरानों को पढ़ के क्या करेंगे। हम 10, 5, 20 लोग मिल के लिखेंगे, पढ़ेंगे और अपना एक गुट बना के और अपने आप को स्थापित कर लेंगे। और नए साधन आ गए हैं, जैसा ममता जी ने कहा कि, और आपने भी कहा कि प्री बुकिंग किताबें आ रही जा रही हैं। तो अब मैं नहीं जानता कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये साहित्य की दुनिया में किस रूप में स्थापित होंगे या नहीं होंगे। भाषा की शुद्धता के बारे में क्या और कहेंगे? भाषा तो बदलती है, समय बदलता है, भाषा बदलती है। प्रेमचंद की भाषा उर्दू से वो आए थे, उसमें उर्दू का वो है। या रेणु जब अपने गांव से आते हैं तो गांव की भाषा लाते हैं। श्रीलाल शुक्ल की बात हुई, राग दरबारी की बात हुई, तो वो एक दूसरी तरह की भाषा लेके आते हैं। तो भाषा तो अपना वस्त्र है, साहित्य के लिए भाषा वस्त्र की तरह है। तो जैसे समय आता है लोग अपने वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही साहित्य की भाषा भी बदलती है और उसमें जड़ता नहीं आ सकती। भाषा बदलती है, नई पीढ़ी नई भाषा लेके आ रही है। यानी कि ये स्वाभाविक है कि समय के अनुरूप, परिवेश के अनुरूप भाषा में परिवर्तन होता है और उसका मुहावरा भी बदलता है। यहाँ कुछ और नाम है मेरे पास, अनिल यादव, उनकी कहानियां नगर वधुएं। जी। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, एक नए परिप्रेक्ष्य की कहानी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसका हम स्वागत करते। देखिए वो एक जो नयापन है वो बहुत अच्छा लगता है, ताजी हवा की तरह लगता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कहानी की पठनीयता बहुत बढ़ाई है इन्होंने। जी। और कहानी अब एक कोई डरावनी चीज नहीं है कि इससे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। जी। आज वो कहानियां आ रही हमारे सामने जो तुरंत फुरत वो हवा के झोंके की तरह से हम उन्हें पढ़ जाते हैं। वो आपके दिमाग पर इतना जोर नहीं डालती है कि उसको पढ़कर नींद आपकी हवा हो जाए। जी बिल्कुल। तो मुझे ये पठनीयता अच्छी भी लगती है, ये ताजगी बहुत अच्छी लगती है। और नई पीढ़ी को वाकई में अपना नया मुहावरा तलाश करना चाहिए, जो वो कर रही है। जी। इस समय एक बहुत ही प्रयोगात्मक किस्म का वातावरण है नए लेखन के लिए। जी हाँ। और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल। और भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो राजनीति पर, जो परिवार की औरतों पर, जो समाज की कुछ समस्याओं पर बातचीत करती है। बहुत सारे, ढेरों नाम है, बहुत सारे लेखक अच्छा लिख रहे हैं। पर इसके साथ साथ एक प्रश्न बहुत बार मन में उठता है कि जो पहले के अनुभवों पे कहानियां लिखी जाती थी, उनका अनुभव यथार्थ का अनुभव होता था। वो उसको जीते थे, उसमें जीते हुए, उसमें रहते हुए, उसमें बुनते हुए, उसमें एक अपनी नई दुनिया का गठन करके उसी दुनिया को पाठकों के समक्ष रखते थे। बहुत कहानियां तो यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में हैं, यथार्थवादी हैं, लेकिन बहुत सारी ढेरों कहानियां ऐसी भी हैं उनका अपना अनुभव नहीं है, वो उनकी इंटरनेट की दुनिया का अनुभव है, वहीं से वो चुनी गई हैं और विदेशी कहानियों को अपने परिप्रेक्ष्य में लिख करके प्रस्तुत की गई है। मैं उनके नाम नहीं लूंगी, लेकिन आसपास हमारे ऐसी कहानियां आभासी दुनिया में बहुत घूम रही हैं। देखिए, तात्कालिक सफलता के लिए हर समय बहुत सारे लोग आते हैं और तात्कालिक रूप से सफल होते हैं। जी। नाम, पुरस्कार, सम्मान सब प्राप्त करते हैं, लेकिन असली बात वहीं आके टिकती है कि हमने जो लिख के दिया है वो जनमानस पर अपना प्रभाव किस रूप में छोड़ रहा है और कितने दिन तक, कितने समय तक वो कहानी बची रहेगी। एक कहानी विवेक मिश्र की है, घड़ा। जी। भोगा हुआ यथार्थ वो नहीं है, घड़ा ना। जी। और कहानी वो राजस्थान के उस पर है और लड़कियों को जो मार दिया जाता है और उसमें एक बच्ची पैदा हुई और उसको घड़े में भर के उसमें नमक डाल के ऊपर से ढक के और उसको कुएं में फेंक रहे हैं। तो उस बच्ची का हाथ ऊपर निकल के ऐसे ऐसे हिल रहा है। कहानी यहाँ खत्म। बहुत भयानक कहानी। तो ऐसी कहानियां, समस्याएं आज भी लड़कियों और बच्चियों को लेके समाज में इतनी जागरूकता अभी भी नहीं है। बहुत सारे समाज अभी भी है कि लड़की तो बवाल है, ये ना हो या हो तो मर जाए,
गर्भ में ही मार दो, ऐसा हमारे सरकारी तमाम प्रयास हैं। उसके बावजूद ऐसी चीजें अभी भी पिछड़े समाजों में पड़ी हैं। तो अब घड़ा क्या काम कर रही, हमारे दिमाग को हिलाती है कि ये एक बच्ची कहाँ पहुंची जी। तो मैं उन प्रयोगवादी कहानियों की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी कहानियों की बात करता हूँ। उसे पुराने लोग लिखें, हमारे समकालीन लिखें और या नए लोग लिखें, जब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं वो अपने समय में महत्वपूर्ण होती हैं और आने वाले समय में भी वे कहानियाँ अपना महत्व बनाए रखती है जी। तो अब हम बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए मैं अंतिम आपका वक्तव्य लेना चाहूंगी कि आप नए लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि नए लेखक जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने को टटोल रहे हैं। अगर वो थोड़ा बहुत अपनी किताबों की पढ़ाई को थोड़ा और व्यापक करें जी, थोड़ा और ध्यान से पढ़े, क्योंकि देखिए जब तक हम अपने मास्टर्स को नहीं पढ़ते तब तक हम कहानी लिखने का पूरा ढब नहीं जान सकते। क्योंकि हो सकता है जो वो आज लिख रहे हैं वो बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से लिखा जा चुका है जी। तो मैं यही चाहूंगी कि वो खूब पढ़े और लिखे, क्योंकि उनके पास लिखने का क्राफ्ट है, अब आर्ट उन्हें सीखना है जी। डॉक्टर बलराम जी, संदेश साहित्य में लोग देते जरूर हैं लेकिन ग्रहण कोई करता नहीं है। फिर भी हर पीढ़ी अपने समय में अपने तरीके से पढ़ती समझती लिखती है, नई पीढ़ी भी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये है कि कालजयी और पॉपुलर जैसी बहस को एक तरफ रख के हम आशावादी बन रहे हैं और हमें नई पीढ़ी की शैली और उनके अनुभव और उनके लेखन से कोई आपत्ति नहीं है, आशाएं हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत सी अच्छी रचनाएं समय समय पर पाठकों तक पहुंचती रहेंगी। किताबों की दुनिया सिकुड़ेगी नहीं, हिंदी की दुनिया और विस्तार लेगी और उसका फलक बहुत विस्तृत होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नई कहानी नए धरातल। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ कथाकार श्रीमती ममता कालिया, वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम और वरिष्ठ लेखिका कथाकार और कवित्री डॉक्टर अनीता वर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी डॉक्टर अनीता वर्मा। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।